हेलो नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेज के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इससे पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके थे राजस्थान का एकीकरण, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। उस पर आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसकी वजह से मेरे को ऐसा लगा कि अपने को 1857 की क्रांति, जिससे भी क्वेश्चन आपको पता है हर एक एग्जाम में, राजस्थान से संबंधित कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें कोई ना कोई आप कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन टपका हुआ देख सकते हो। और वो क्वेश्चन टपकेगा वो यहीं से ही मिलेगा, यहाँ से बाहर न के बराबर संभावना है। यदि मेरे को ऐसा लगा कि राजस्थान की क्रांति से, आपको पता 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें राजस्थान से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। हर एक एग्जाम में जिसमें 1857 की क्रांति का नाम आ गया, उसमें 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन मेरी गारंटी है यहां से मिलेगा। एक क्वेश्चन के बारे में और चर्चा कर लेंगे जो नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम चर्चा करेंगे कि भाई जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस टाइम कौन सी रियासत के राजा कौन से हुआ करते थे। आपको पता है कि राजस्थान में जब अंग्रेजों का इनडायरेक्ट शासन हुआ था, उस टाइम आपको पता है एजीजी अपने अजमेर में नियुक्त किया गया था। वो क्या करता था, राजस्थान के पूरे राजाओं का मतलब डाटा सेंटर, मतलब डायरेक्ट गवर्नर जनरल था, वायसराय था अपना, वायसराय के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था एजीजी। और उसके नीचे, एजीजी के नीचे हर एक रियासत में पॉलिटिकल एजेंट काम करते थे। जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एजेंट होंगे, जो रियासतों के राजा होंगे, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम छोटे से 10 मिनट में यह चर्चा करेंगे कि 1857 की क्रांति शुरुआत कहां से हुई, कौन कौन से उस टाइम जो रियासत छावनियां थी, वो छावनियों के बारे में चर्चा करेंगे। उस टाइम मुख्यतः बात करते हैं यदि 1857 की क्रांति, तो आहुआ एक क्षेत्र है, वो थोड़ा सा ज्यादा फेमस था, उसके बारे में क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है, तो उसको भी हम साथ में ही चर्चा करते हुए चलेंगे। आज हम 1857 की क्रांति छावनियों के बारे में, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। और फिर भी यदि आहुआ से भी क्वेश्चन बनेगा तो आहुआ का भी आज पोस्टमार्टम करके छोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास बिना टाइम खराब किए हुए। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। तो 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले हमें यह चीज पढ़नी, मेरे को ऐसा लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत ही क्यों पड़ी? भाई कोई काम करते हैं, रोटी खाते हैं, तो रोटी खाने की जरूरत कहां है? क्योंकि पेट में भूख लगती है तब खाते हैं। और फिर हमें यह पढ़ना चाहिए रोटी खाई तो क्या खाया, और फिर हमें पढ़ना चाहिए कि इससे परिणाम क्या मिला, तो पेट भर गया, एनर्जी मिल गई, यही तो होता है। उसी टाइप से हम हरेक को नॉर्मल वे में पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी। तो 1857 की क्रांति की एक जरूरत यह पड़ी, राजस्थान की बात करूं, मैं राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो राजस्थान में हुआ क्या था कि अंग्रेज है वो इनडायरेक्टली राजस्थान पे शासन कर रहे थे राजाओं के थ्रू। तो अंग्रेज क्या करते थे, राजाओं से पैसे लेते थे, कर लेते थे, ठीक है। तो अब राजा एक तो पहले रहता था एकदम मस्त स्वतंत्र आदमी था, बढ़िया आदमी था, मतलब पूरा काम, पूरा जितना टैक्स जाता था वो राजा के पास जाता था। लेकिन अब समस्या ये होने लगी थी कि अंग्रेज भी उस टैक्स में से कुछ लेने लगे, तो राजा को वो पहले वाली राजशाही फीलिंग नहीं आ रही थी। तो उसके लिए राजा क्या करता था कि भाई हमसे, हमारे पास 10 रुपए है और 5 रुपए कोई दूसरा ले रहा है, तो अपन तो यही करेंगे कि भाई कैसे जैसे 5 रुपए का और जुगाड़ करके अपने पास तो 10 के 10 रह जाए। तो उसी टाइप से राजा उस टाइम क्या करते थे, राजाओं ने भाई वही राजशाही जिंदगी के लिए पैसे चाहिए थे और वो मजा नहीं आ रहा था, तो राजा क्या करते थे, अंग्रेज तो ले जाते थे कर, तो राजाओं ने कर बढ़ाना शुरू कर दिया जनता पे, मतलब इनडायरेक्टली पैसे अंग्रेज ले जा रहे थे, दबाव जनता पे बढ़ रहा था। तो राजाओं ने कर बढ़ाए। कर बढ़ाने से भी राजस्थान में कहीं ना कहीं क्रांति की शुरुआत मानी जा सकती है। इसके अलावा बात करें तो अंग्रेज है, आपको पता है थोड़ी सी उनकी नीतियां खराब थी, किसान वगैरह, मतलब हर एक प्रॉब्लम में थे, हर एक जनता में, मतलब हर एक व्यक्ति की बात करूं तो हर एक ही प्रॉब्लम में थे। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो हो गया। आपको पता, अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, तो चौरी कर लगा दिया था, तलवार कर, मतलब चौरी कर का मतलब है कि यदि आप कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करता है तो उसमें भी राजा को कर देना पड़ेगा, मतलब बेटी की शादी भी बिना करके नहीं कर सकते आप। तो ये सिस्टम आके जनता परेशान हो गई थी कहीं ना कहीं। मतलब इनको मैं कुल मिला के कहूं तो पैसों का भी तो एक झंझट था, मतलब इनडायरेक्टली बात आ रही है, पैसों पे ही तो आ रही है। और एक इसमें मुख्य कारण माना जाता है, वो माना जाता है कि अंग्रेज क्या थे, ईसाई थे, और अपने ज्यादातर हिंदू मुस्लिम थे, और ज्यादातर बात करूं राजस्थान में हिंदू थे राजा वगैरह, क्योंकि एक टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला, वो था केवल मुस्लिम, उसके अलावा सभी हिंदू शासक हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं वो अंग्रेज थे, वो ईसाई धर्म का भी प्रचार करने लग गए थे, मतलब धर्मांतरण करवा रहे थे। तो उससे भी धर्म, एक धर्म की तो बड़ी होती है, आपको पता है, धर्म के आधार पर तो गवर्नमेंट बन जाती है, धर्म के आधार पर तो अभी गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो राजनेता वोट मांग रहे।
तो उस टाइम भी वो था कि यार धर्म चेंज करवा रहे हैं। और क्योंकि वो धर्म चेंज करवाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि बंदूक में जो कारतूस आता था उसमें, जैसे हिंदू है तो उनको गाय के मांस का कारतूस लगाना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने बंदूकों पर। मुस्लिम है तो मुस्लिमों को सुअर के कारतूस, जैसे सुअर के मांस के कारतूस देना शुरू कर दिए। उसकी वजह से कारतूस को क्या करता पकड़ना पड़ता था, मुंह से काटना पड़ता था। इसलिए वो क्यों कहीं ना कहीं मतलब मुस्लिमों के दांतों पे या मुस्लिम उस सुअर के मांस को टच कर रहे थे, और इधर हिंदुओं की बात करें तो वो गाय के मांस को टच कर रहे थे। उससे धर्म भ्रष्ट हो रहा था। उससे भी कहीं ना कहीं क्रांति का पैदा हुई, क्रांति शुरुआत हुई। तो अब चर्चा करते हैं कि क्रांति की शुरुआत हुई, तो क्रांति की शुरुआत हुई उस टाइम राजस्थान में छावनियां हुआ करती थी 6। कितनी? 6। इतना ही याद रखना, इतना भी याद नहीं रह रहा है कितनी छावनियां थी तो भी कोई बात नहीं। अब समस्या ये हो जाती है कि सर 6 छावनियां कैसे रखेंगे? मैं कहता हूं विश्वास रखो, एक लाइन में 6 की 6 छावनियां। और छावनियां ही नहीं, जिस तरीके से विद्रोह हुए थे, मतलब पहले नसीराबाद में हुआ था, लास्ट में खेरवाड़ा में हुआ था, बीच में जैसे नीमच में 2 नंबर नीमच, 3 नंबर देवली, ऐसे ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, मतलब लाइन से याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी। तो छावनियां का पता चल गया, 6 छावनियां हुआ करती थी। ठीक है, 6 छावनियां होगी। अब छावनियों को एक ही लाइन याद रखनी है, नानी ब्याव देखे एरिनपुरा में। नानी ब्याव देखे एरिनपुरा में, कोई बड़ी लाइन नहीं है। नानी ब्याव देखे एरिनपुरा में, नानी ब्याव देखे एरिनपुरा में, 2-4 बार रिपीट करोगे हो जाएगा। ये लाइन याद हो गई तो 6 की 6 छावनियां याद हो गई। क्योंकि आपने आता है ऑप्शन वाला आता है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, और उसमें तो देखते ही पता चला सकते हैं। तो नानी ब्याव देखे एरिनपुरा में, इससे कैसे होगा? तो इस ने से हो गया नसीराबाद, नी से हो गया नीमच, ब्याव से हो गया ब्यावर, दे से हो गया देवली, के से हो गया खेरवाड़ा, और एरिनपुरा से हो गया एरिनपुरा। अब क्या करना है? हो गया नानी, नसीराबाद और नीमच, ब्यावर, देखे देवली और खे को खेरवाड़ा, एरिनपुरा में मतलब एरिनपुरा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब इसमें याद करते हैं कि किस तरीके से, मतलब कैसे कैसे आंदोलन की शुरुआत हुई थी, पहले किस छावनी में हुआ था, फिर किस में हुआ, फिर किस में, लाइन से क्रम से याद। कभी कभार क्या आता है कि क्रम भी पूछ लिया जाता है कि छावनियों में क्रांति का क्रम है, निम्न में से सही क्रम है। अब उसमें दे दिया जाता है, एक आदि इधर उधर कर देते हैं तो भी समस्या हो जाती है, तो भी ये तो दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि अपने को 6 छावनियां याद है, लेकिन ये चीज याद नहीं है कि क्रम, तो क्रम भी याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 2 को तो सही लिखना है, 3 4 को उल्टा कर देना है। 3 4 को उल्टा मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 उल्टा, 5 6 उल्टा। तो मतलब 1 नंबर पे ना नसीराबाद, नी नीमच, फिर 3 4 को उल्टा करना, 3 पे जैसे देवली, 4 पर ब्यावर, 5 पे 5 6 को उल्टा करना, 5 और 6, 5 एरिनपुरा, 6 खेरवाड़ा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे वो भी याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कह रहा हूं विश्वास रखो पूरा हो जाएगा। तो अभी तक अपन ने देखा नानी ब्याव देके एरिनपुरा में, ना नसीराबाद नीमच, 2 सुने चलने, फिर उल्टा चलना है, ब्याव देखे, ब्याव दे, पहले देवली आएगा फिर ब्यावर आएगा, देखे एरिनपुरा में, 5 6 भी उल्टा आएगा तो पहले एरिनपुरा आएगा फिर खेरवाड़ा आएगा। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले नसीराबाद, फिर नीमच, फिर देवली, फिर ब्यावर, फिर एरिनपुरा, फिर खेरवाड़ा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बात करते हैं नसीराबाद कहां पर है? अजमेर। अब देखो अजमेर में, ब्यावर तो आपको सबको पता है, ब्यावर अजमेर में है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ब्यावर है अजमेर में है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ब्यावर अजमेर में है। शुरुआत में ये याद रखो कि शुरुआत कहां से होनी चाहिए। राजस्थान में एजीजी कहां बैठता था? अजमेर में बैठता था, मेरवाड़ा में। अजमेर मेरवाड़ा, ये चीज याद रखना, मेरवाड़ा मेरवाड़ा। अभी आगे हम पढ़ेंगे ब्यावर में कौन सी रेजिमेंट हुआ करती थी, तो मेर रेजिमेंट हुआ करती थी। तो अजमेर मेरवाड़ा बैठता था। तो शुरुआत कहां से होगी? ऑब्वियसली अजमेर से ही होगी। तो नसीराबाद कहां पे आ गया? अजमेर में। अजमेर में कहां पे आ गया? नसीराबाद आ गया अजमेर में। ब्यावर आपको पता है अजमेर में, ब्यावर अजमेर में। खेरवाड़ा भीलवाड़ा, खेरवाड़ा भीलवाड़ा, खेरवाड़ा भीलवाड़ा, खेरवाड़ा भीलवाड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खेरवाड़ा भीलवाड़ा, एक ही ऐसा नाम जैसे वाड़ा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नाम आ गया तो इसमें कौन सी रेजिमेंट हुआ करती थी? डायरेक्ट भील रेजिमेंट। भील जनजाति के बारे में और मैं थोड़ा सा बात करूं तो भील जनजाति है जो भारत की प्राचीनतम जनजाति है या राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है? राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। तो एक क्वेश्चन यहीं पे कवर कर लेना,
कि राजस्थान का प्राचीनतम यदि लोक नृत्य पूछ ले तो बिल्लू का लोक नृत्य होगा, और बिल्लू का लोक नृत्य हुआ करता था गौरी। कौन सा? गौरी। यहीं पे कंफर्म करके चलना है। भील जनजाति राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति, बिल्लू का लोक नृत्य गौरी, गौरी कौन सा? गौरी। और अब पूछ ले भील जनजाति पुरानी है तो उनका लोक नृत्य भी पुराने होगा सबसे, तो सबसे प्राचीनतम लोक नृत्य है तो गौरी। और अपन तो कहेंगे जो शुरुआत हुई थी बढ़िया थी, सबसे पहले प्राचीनतम है, सबसे बढ़िया होगा, तो बढ़िया होता, हम बढ़िया को किससे तुलना करें? सुमेरु पर्वत से। किससे? सुमेरु पर्वत से। सुमेरु पर्वत से। सुमेरु, सुमेरु, तो इसको मेरु भी कहते हैं, इसको मेरु नृत्य यार सबसे प्राचीनतम है, मेरु से इसकी तुलना की जाती है। सुमेरु, सुमेरु अपन जो भी अच्छा होता है उसको कहते हैं ना, ये तो भाई साहब सुमेरु पर्वत, मतलब सुमेरु मतलब सुंदरता का एक प्रतीक है, अच्छाई का एक प्रतीक। अच्छा, तो हमारा पूछे सबसे अच्छा लोक नृत्य तो भी गौरी लोक नृत्य कहते हैं, प्राचीनतम तो भी गौरी है। और कौन सी जनजाति थी? भील थी। और भीलवाड़ा में कौन सी रेजिमेंट थी? तो भील रेजिमेंट थी। भीलवाड़ा में कहां पर थी छावनी? तो खेरवाड़ा में थी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्यावर, ब्यावर, यदि ये याद नहीं रहे अजमेर मेर, ब्यावर मेर, ब्यावर मेर, ब्यावर मेर, एक ऐसा नाम दिखेगा आपको, ब्यावर मेर। तो ब्यावर में कौन सी रेजिमेंट हुआ करती थी? मेर रेजिमेंट। कौन सी? मेर रेजिमेंट। ब्यावर अजमेर में है, ब्यावर अजमेर। नीमच आप जानते हो अभी राजस्थान में नहीं, उस टाइम राजस्थान का हिस्सा हुआ करता था एमपी में। नीमच कहां पे है? एमपी में। हमने जैसे आपको बात की थी राजस्थान के एकीकरण में लास्ट चरण था, उसमें हमने सुरोज दिया था किसको? एमपी को, और सुनील टप्पा लिया था अपन ने, रोज दिया था एमपी को, और सुनील टप्पा लिया था राजस्थान का एकीकरण का। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी राजस्थान का एकीकरण देखिए, वो भी ट्रिक्स के साथ ही था। तो रोज दिया था, टप्पा लिया था, रोज दिया था, टप्पा लिया था, इसका मतलब एमपी से अपना कोई मेल मिलाप था। तो मेल मिलाप था तो उस टाइम नीमच भी अपने एमपी में, अभी एमपी में है, उस टाइम राजस्थान का हुआ करता था, तो नीमच एमपी में थी, नीमच एमपी में। अब बात करते हैं देवली। देवली को एक बार छोड़ते हैं, एक बार देवली को बाद में करें। एरिनपुरा था, उस टाइम था जोधपुर रियासत का हिस्सा, जोधपुर रियासत का हिस्सा। जोधपुर में थी एरिनपुरा, जोधपुर में थी, तो कौन सी सेना रहेगी? जोधपुर लीजन। कौन सी? जोधपुर लीजन। यदि पूछ ले जोधपुर लीजन छावनी है वो कहां पर रहती थी? एरिनपुरा में। वर्तमान में पूछ ले एरिनपुरा का क्वेश्चन बन सकता है, स्टार लगा लेना। वर्तमान में एरिनपुरा है वो पाली में आता है, जो पाली डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है जोधपुर से तो अलग हुआ था, जोधपुर की रियासत हुआ करती थी, तो पाली वर्तमान में पाली में है एरिनपुरा, उस टाइम जोधपुर का हिस्सा था। तो यदि पूछ ले जोधपुर लीजन तो एरिनपुरा में, एरिनपुरा वर्तमान में कहां है? पाली में। फिर बचती है देवली, देवली है टोंक में, देवली है टोंक में। अब देखो एक बार फिर रिपीट कर लो, नानी ब्याह देखे एरिनपुरा में, नसीराबाद नीमच, ब्याह देखे, उल्टा चलना 3 4, तो 4 नंबर पे बावर ब्यावर, 3 पे देखे देवली, 3 नंबर पर देवली, फिर देखे एरिनपुरा में, 5 से उल्टा चलना, 5 एरिनपुरा, 6 खेरवाड़ा। यहां तक मेरे हिसाब से शायद आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नसीराबाद अजमेर। अब बात करते हैं इसमें कौन सी थी, तो अजमेर थी, तो यहां पर थी बाहर किससे आई हुई, बाहर से कहां से? तो बाहर से बंगाल से आई हुई थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब समस्या होती है कि सर नसीराबाद से ही क्यों शुरुआत हुई, क्यों बाकी से नहीं हुई थी? कि धर्मकार सबका झंझट बाहर नहीं था, क्या अदर नहीं था? होता क्या है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद में करते हैं, यहाँ पे इनको सब तो पहले हो गया था अंग्रेजों की, हो सकता है, तो इनके ऊपर क्या करते हैं, एक मुंबई लॉन्सर्स नाम की सेना गठित करते हैं जो इनका ध्यान रखती है क्यों। तो इनके माइंडसेट में ऐसा हो जाता है यार हम तो इनके ही काम कर रहे हैं, यही हम पे ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए क्या किया, नसीराबाद में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया, और जो बंगाल जो नसीराबाद में शस्त्रागार था उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो पूछ ले कि शुरुआत किसने की, किस सेना की टुकड़ी ने की थी, तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने की थी। अब आप कह रहे हो कि सर इतनी देर एजीजी बात कर रहे थे, तो उस समय एजीजी था कौन, तो पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, ध्यान रखना 1857, पैट्रिक लॉरेंस। 7 नाम आ रहे, देखो इसको अलग अलग पढ़ना, देखो पैट्रिक, पैट्रिक नाम ऐसे मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो, पैट्रिक 57 की थी, 7 नाम आएगा, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, तो 7 नाम आ रहा है, 7 अक्षर वाला क्या होगा,
एजीजी होगा। 1857 की क्रांति थी, 7 अक्षर वाला एजीजी हो गया। मेरे हिसाब से यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बात करते हैं कि सर ये राजस्थान में हुई थी या भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में भी कहीं हुई थी। भारत में पहले हो चुकी थी। कब हुई थी? 10 मई को। कब? 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होती है क्रांति। यदि भारत में क्रांति की बात करें 1857 की तो शुरुआत होती है मेरठ से। कितने तारीख को? 10 मई को। राजस्थान में कब शुरू होती है? तो राजस्थान होती है 28 मई को। कब? 28 मई को। 28 मई को 28 मई को शुरू होती है राजस्थान में। और सर्वप्रथम मैंने बताया दिया नसीराबाद में, फिर नीमच में, फिर देवली में, फिर ब्यावर में, फिर एरिनपुरा में, फिर खेरवाड़ा में शुरू होती है। अब बात करते हैं, आप कहोगे सर आहुआ, तो आहुआ क्या हुआ करता था? जोधपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था उस टाइम। लेकिन आहुआ में ठाकुर कुशाल सिंह था, वो बढ़िया ठाकुर था। उसने क्या कर दिया था? जोधपुर रियासत को कर देना बंद कर दिया था। कहा है अपन कर नहीं देंगे, अपन क्रांतिकारियों का साथ देंगे। तो आहुआ का ठाकुर था कुशाल सिंह। और आहुआ वासियों की जो आराध्य देवी थी वो थी सुगाली माता। कभी कभार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुगाली माता का संबंध है तो आहुआ से, या आहुआ वासियों की आराध्य देवी तो भी सुगाली माता। और चर्चा करेंगे। देखो, तो मैंने कहा कि आहुआ जोधपुर रियासत का ठिकाना हुआ करता था। उस समय जोधपुर का राजा कौन था? जोधपुर की तख्त पर कौन बैठा था? जोधपुर की तख्त पर तख्त सिंह ही बैठा था। कौन बैठा था? तख्त सिंह। ये बेस छोटी छोटी चीजें माइंड में ऐसे बना के ही पढ़ना पड़ेगा इसको। जोधपुर के तख्त पे कौन बैठा था? तख्त सिंह। कौन? तख्त सिंह। तो उसमें राजा था तख्त सिंह। अब होता क्या है, आहुआ के जो ठाकुर कुशाल सिंह है वो क्रांतिकारियों का सहयोग करते, क्रांतिकारियों का सहयोग करते हैं। तो भाई साहब अजमेर अंग्रेजों को जचती नहीं, ये बात नहीं जचती है तो अंग्रेज करवा देते युद्ध। अब छोटी सी बात बता दूं, अपने बड़ी रियासतें आपको पता है मेवाड़ और मारवाड़ हुआ करती थी। मेवाड़ और मारवाड़, मारवाड़ जोधपुर वाली और मेवाड़ उदयपुर वाली, उदयपुर चित्तौड़ वाली। तो ये दोनों है ना, पहले आपको पता बड़े राजा हुआ करते थे, उनकी गुलामी स्वीकार की नहीं थी मुगलों वगैरह की। लेकिन यदि कहूं मैं 1857 की क्रांति में सबसे बड़े गुलाम थे अंग्रेजों के तो मेवाड़ वाले और मारवाड़ वाले थे। 100% साथ दिया था, 100% साथ दिया था अंग्रेजों का। ये आपने भारतीयों के नहीं थे उस टाइम। 1857 की क्रांति में इन्होंने 1% सहयोग नहीं किया। इन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने का पूरा पूरा काम किया था मेवाड़ और मारवाड़ के राजाओं ने। तो उस टाइम होता क्या है, मेवाड़ का राजा, मारवाड़ का राजा कौन था? तख्त सिंह। अब आहुआ का ठाकुर ने जो क्रांतिकारियों को सहयोग किया, अंग्रेजों की बात जच्ची नहीं तो वो जोधपुर वाले पक्के गुलाम थे तख्त सिंह। तो होता क्या है, वो भेजता है, अंग्रेज भेजते हैं, एजीजी है, वो कहता है जोधपुर के राजा को कि उस ठाकुर कुशाल सिंह से क्या करो, युद्ध करो और मार डालो। का उसको विद्रोह को दबाना 1857 को। तो कंफर्म पहले तो बात हो गया कि युद्ध किस किस के बीच हुआ? कुशाल सिंह और तख्त सिंह के बीच, कुशाल सिंह और तख्त सिंह के बीच। लेकिन क्रांतिकारियों में इतना जबरदस्त जोश था, तख्त सिंह को जोधपुर वापस भेज दिया, भागे 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 भागे। तो इससे कहते हैं बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा? क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है, बिथोड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो कुशाल सिंह और तख्त सिंह के बीच हुआ और विजेता थे कुशाल सिंह, विजेता थे आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। फिर चला गया तो चेलवास का युद्ध हो गया। बिथोड़ा का युद्ध करके चला गया तो चेलवास का युद्ध। अब वही बात, राजा हारा हुआ तख्त सिंह तो वो वापिस थोड़ी आएगा। लेकिन इधर तो जीता हुआ इंसान तो अपना कुशाल सिंह है ना, ये है कुशाल सिंह है। कुशाल सिंह वर्सेस मेक मॉनसन के बीच में था। मेक मॉनसन कौन सा था? मेक मॉनसन हुआ करता था। अब जोधपुर का राजा चला गया तो जोधपुर का राजा वह था अंग्रेज के, मैं हाँ थे कौन हो, क्यों जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। पॉलिटिकल एजेंट क्या था? पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, वो एक रियासत में हुआ करते थे। जो एजीजी था पूरे राजस्थान पे था और वायसराय था पूरे भारत पे था। तो पॉलिटिकल एजेंट है वो एजीजी के प्रति उत्तरदायी थे और एजीजी वायसराय के प्रति। तो पॉलिटिकल एजेंट था मेक मॉनसन। उस टाइम गवर्नर जनरल हुआ करता था। 1857 क्रांति के बाद में वायसराय बना था, ये चीज भी ध्यान रखना। तो मेक मॉनसन क्या करता है? आता है सेना लेके, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मेक मॉनसन का, ध्यान रखना कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। और वो कुशाल सिंह से लड़ता है और इसको तो क्या करते हैं? मार ही देते हैं। इस अंग्रेज को क्या करते हैं? कुशाल सिंह क्या कर देते हैं? कुशाल सिंह की सेना मार ही देती है। इस चीज से नाराज होकर ब्रिगेडियर होम्स क्या करता है? आहुआ के किला को अटैक करता है और आहुआ के किला को जीत लेते हैं। अब देखो चीज ध्यान में रखो,
आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह। उसमें जोधपुर की रियासत हुआ करती थी, जोधपुर का ठिकाना हुआ करता, जोधपुर का राजा तख्त सिंह। तो सबसे पहले बिथोड़ा का युद्ध होता है किस किस के बीच? ठाकुर कुशाल सिंह और तख्त सिंह के बीच। क्यों होता है? क्योंकि आहुआ का जो ठाकुर कुशाल सिंह था उसने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। बिथोड़ा का युद्ध होता है तख्त सिंह वर्सेस कुशाल सिंह। कुशाल सिंह जीत जाता है जबरदस्त तरीके से, तख्त सिंह भाग जाता है। फिर चला जाता है तो चेलवास का युद्ध हो जाता है। चेलवास का युद्ध किसके बीच में होता है? तख्त सिंह हार गया तो तख्त सिंह तो आएगा नहीं, इधर तो कुशाल सिंह जीता हुआ है। तो कुशाल सिंह क्या करता है? कुशाल सिंह वर्सेस जोधपुर से आएगा। तो जोधपुर से पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोहनसन। मेक मोहनसन के बीच होता है चेलवास का युद्ध। और यहां पे क्या होता है? मेक मोहनसन मारा जाता है, मेक मोहनसन मारा जाता है। लेकिन फिर वही बात, अंग्रेजों के बाद जची नहीं। तो पहले कौन आता था? पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट है। अब आता है ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर होम्स। ब्रिगेडियर होम्स आता है, ठाकुर कुशाल सिंह से युद्ध करता है और जीत जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह वहां से भाग निकलता है। तो ब्रिगेडियर होम्स आहुआ के किले को जीत लेता है। अब वही बात प्रचलित वहां पे कहानियां थी कि आहुआ के जो ठाकुर वगैरह है, इन लोगों को शक्ति कहां से मिलती है? का सुगाली माता से। कहां से? का सुगाली माता से। तो होम्स क्या करता है? जो अंग्रेज में आहुआ सुगाली माता का मंदिर मूर्ति थी उसको क्या करता है? वहां से निकालता है और अजमेर ले जाता है। कहां ले जाता है? यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रिगेडियर होम्स है वो सुगाली माता की मूर्ति आहुआ से कहां ले गया था? उसमें दिल्ली भी था। लोग क्या करते हैं? सोचते ब्रिगेडियर आया, दिल्ली से आया होगा, वहां ले गया होगा, जबकि अजमेर ले जाता है। कहां ले जाता है? अजमेर ले जाता है। और कुशाल सिंह क्या करता है? सलुम्बर, सलुम्बर मेवाड़ की एक रियासत हुआ करती थी, मेवाड़ की एक रियासत हुआ करती थी, वो सलुम्बर में शरण लेता है, सलुम्बर में शरण लेता है। और फिर नीमच में जाकर क्या कर देता है? वो आत्मसमर्पण कर देता है। कह देता है कि ठीक है, हाथ खड़े कर लिए, हाथ खड़े कर लिए। लेकिन इनको अंग्रेजों को पता था, जो इसको कुछ कर दिया ना तो जनता बेकाबू हो जाएगी, जनता बेकाबू हो जाएगी। तो इसलिए उनको आत्मसमर्पण करने के बाद में कुशाल सिंह को छोड़ देते हैं। और इसके लिए, इसकी जांच के लिए एक टेलर कमीशन, टेलर कमीशन, टेलर क्या करता है? जांच ही तो करता है कपड़ों की। तो जांच के लिए पूछ ले, यदि कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन सा कमीशन बिठाया था? तो मेजर टेलर कमीशन बिठाया था। कौन सा? मेजर टेलर कमीशन। तो इसके बारे में ध्यान रखना। मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी समझ आई। एक बार रिपीट कर देता हूं। नानी ब्याव देखे एरिनपुरा में, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा। नसीराबाद अजमेर में, नीमच एमपी में, देवली टोंक में, ब्यावर अजमेर में, एरिनपुरा पाली में, खेरवाड़ा भीलवाड़ा में। नसीराबाद में बंगाल इन्फेंट्री काम करती थी, ब्यावर अजमेर में रेजिमेंट काम करती थी, जो एरिनपुरा में जोधपुर लीजन काम करती थी। और बात करें खेरवाड़ा में तो भील रेजिमेंट काम करती थी। भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई नसीराबाद से होती है। सबसे पहले क्रांति नसीराबाद में हुई, फिर नीमच में होती है। फिर बात करते हैं आहुआ, आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह हुआ करता था। आहुआ है वो जोधपुर का एक ठिकाना हुआ करता था। जोधपुर का उस टाइम राजा तख्त सिंह हुआ करता था। तो आहुआ का ठाकुर क्रांतिकारी को शरण देता है। तो सबसे पहले बिथोड़ा का युद्ध होता है। बिथोड़ा का युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह वर्सेस तख्त सिंह होता है। तख्त सिंह हार जाता है। फिर जाते जाते चेलवास का युद्ध हो जाता है। चेलवास के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह वर्सेस जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोहनसन था, उसके बीच में होता है। मेक मोहनसन को मार देते हैं यहाँ पर। फिर आता है ब्रिगेडियर होम्स। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में युद्ध होता है। ब्रिगेडियर होम्स आहुआ के किले को जीत लेता है और ठाकुर कुशाल सिंह यहाँ से भाग निकलता है, सलूम्बर में शरण लेता है, फिर नीमच में आत्मसमर्पण करता है। और इसकी जांच के लिए टेलर कमीशन का निर्माण हुआ था। तो हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 1 क्वेश्चन की गारंटी है, देख लेना। आप रीट मेंस का दे रहे हो तो रीट मेंस में भी आप देख लेना। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और उस टाइम एजीजी की बात करें तो पैट्रिक लोरेंस था। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आपको अच्छी तरीके से समझ आया तो हमारे सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास पसंद आ रही तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि 10-10 मिनट में एक-एक टॉपिक, एक-एक क्वेश्चन का नंबर, एक-एक नंबर आपके रेडी हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।